परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना एक सत्संगी ने खुद संगत के साथ साझा की थी। उस भाई ने जो कुछ संगत को बताया वो जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की ये साखी। सात संगत जी, इस भाई ने बताया कि उनका जब जन्म हुआ तो उनके माता पिता पहले से ही सत्संगी थे और बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। अब जैसा कि होता है कि जैसा हमारे घर का माहौल होता है उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो आगे उस भाई ने बताया कि बचपन से ही मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि दिन में 24 घंटे होते हैं और हर हाल में इन 24 घंटे का एक हिस्सा मालिक की याद में ज़रूर देना है। और मम्मी की बात मानकर मैं भी कुछ मिनट के लिए मालिक के ध्यान में बैठ जाया करता था। और मैं अक्सर देखता था कि मेरी मम्मी हर महीने कुछ पैसे अलग करके रख लेती थी और जब भी गुरु घर जाती तो वहाँ देकर आती थी। जब मैं अपनी मम्मी से इस बारे में पूछता था तो मम्मी मुझे समझाती थी कि बेटा, हमारी कमाई चाहे 10 रुपये हो या 10 लाख हो, हमें अपनी कमाई के अनुसार कमाई का एक हिस्सा मालिक के घर ज़रूर देना चाहिए। जब तू बड़ा होकर कमाने लगेगा तू भी अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ में ज़रूर लगा देना। उस समय तो मुझे उनकी ये बात कुछ खास समझ नहीं आई। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ऑस्ट्रेलिया चले गए और जब मैंने 12वीं कर ली तो मेरी मम्मी भी मेरे पापा के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई और किसी कारण से मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लग सका। तो मुझे 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया गया और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई वहाँ कनाडा जाकर शुरू कर दी। और जब भी मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करता था तो मेरी मम्मी एक बात हमेशा कहती थी कि बेटा, 24 घंटे का कुछ हिस्सा मालिक की याद में ज़रूर देना है। लेकिन वहाँ कनाडा जाकर मैं बदल गया था और मैं माँ को जानकर बोल देता कि मैं मालिक की याद में बैठता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ जाकर एक मिनट भी बैठना छोड़ दिया। फिर जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ तो मुझे वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद जब मुझे डॉलर में सैलरी मिलने लगी तो मेरे अंदर अहंकार आने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिल रहा है। और इधर मेरी मम्मी जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती तो मुझे समझाती कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा परमार्थ में ज़रूर दिया कर, हर महीने गुरु घर जाया कर और वहाँ देकर आया कर। लेकिन उस समय मुझे अपनी मम्मी की बात दबाव जैसी लगने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी मुझ पर प्रेशर बना रही है। तो मैं माँ को कई बार गुस्से से कह देता था कि माँ, अब बार बार एक बात ना कहा करो, जब जाऊंगा तो एक ही बार दे दूंगा, हर महीने मुझसे नहीं जाया जाता। ये कहकर गुस्से से मैं फ़ोन रख देता था। फिर एक बार मेरे माता पिता का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तू एक बार इंडिया जाकर इस लड़की से मिल ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो हम तेरा रिश्ता कर देंगे। तो मैं एक बार इंडिया गया और वहाँ लड़की से मिलकर मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता करवा दिया। और रिश्ता होने के बाद मैं वापस कनाडा आ गया। और जब मैं कनाडा आया तो कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे तेज बुखार हो गया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पहले तो डॉक्टर ने मुझे देखकर कुछ दवाई दे दी, लेकिन जब उससे कोई फ़र्क ना पड़ा तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया जिसमें उन्होंने पाया कि मेरी किडनियों में इन्फेक्शन हो गया है। और इसके बाद डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। लेकिन मेरी तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ती गई। मुझे हर 15 से 20 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता था और कभी कभी टॉयलेट में खून आता था। मैं दिन भर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मेरे सारे पैसे मेरे इलाज पर खर्च होने लगे। इधर जहां मैं नौकरी करता था 2 महीने की एडवांस सैलरी देकर उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। अब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस और सेविंग के पैसे सब मेरे इलाज पर खर्च हो गए और मेरे मम्मी पापा को कनाडा का वीज़ा नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं वहाँ कनाडा में अकेला पड़ गया। और मेरे मम्मी पापा वहाँ से मेरे इलाज के लिए लाखों रुपए भेजते,
जो सारे यहाँ अस्पताल में खर्च हो जाते। लेकिन मेरी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। यहाँ कनाडा में मेरे कुछ करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरे दोस्त मेरे साथ हर समय अस्पताल में रहते थे, लेकिन मुझे किसी अपने की, जैसे कि अपने भाई या माँ बाप की ज़रूरत थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इधर जब लड़की वालों को पता चला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है तो मुझे लगा कि अब वो रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन जब मेरी फ़ोन पर लड़की से बात हुई तो उसने कहा कि अगर शादी के बाद आपके साथ ऐसा होता तो भी तो मैं आपके साथ रहती। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब धीरे धीरे मेरी थोड़ी हालत सुधरने लगी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मुझे हर 15 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी किडनियों में जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अब कुछ समय के बाद मेरी शादी का दिन तय हो गया। मैं अपनी शादी के लिए इंडिया गया। जब मैं दिल्ली के एयरपोर्ट से पंजाब टैक्सी में जा रहा था तो मैंने शायद 25 बार गाड़ी को रुकवाया था, क्योंकि मुझे बार बार टॉयलेट जाना होता था। मैंने मन ही मन मालिक से अरदास की और कहा कि बाबा जी, मेरी शादी में मुझे बैठने की हिम्मत बख्शना। फिर किसी तरह मेरी शादी हो गई और शादी करके कुछ दिन के बाद वापस कनाडा लौट आया। मेरी पत्नी का वीज़ा और बाकी कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय अभी और लगना था, इसीलिए मुझे अकेले ही कनाडा लौटना पड़ा और मैंने यहाँ आकर एक नौकरी फिर से शुरू कर दी। इधर कुछ महीनों के बाद जब मैंने अपनी सारी कोशिशों के बाद कनाडा की एम्बेसी में अपनी पत्नी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए और उसका वीज़ा लगवा दिया तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला था। वो कहने लगी कि मैं आपके पास नहीं आ सकती और मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने कारण पूछा तो वो कहने लगी, मैं बहक गई थी। जो तुम्हारी बीमारी का पता होने के बाद भी मैंने तुमसे शादी कर ली और अब मैं समझ चुकी हूँ और तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हें जैसी बीमारी है उसमें तुम कब तक जियोगे कोई नहीं जानता। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और पुरानी यादों में खो गया। मुझे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे मैं बचपन में मालिक की याद में बैठा करता था और मेरी मम्मी हर महीने कुछ पैसा गुरु घर दिया करती थी। और फिर मुझे याद आने लगा कि मैंने कनाडा आने के बाद मेरी मम्मी हर रोज़ मुझे मालिक की याद में बैठने को कहती थी, लेकिन मैं झूठ बोल देता था कि मैं रोज़ बैठता हूँ। और जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे इतना घमंड हो गया था और जब मेरी मम्मी मेरी कमाई का कुछ हिस्सा गुरु घर देने को कहती तो मुझे लगने लगता था कि यहाँ सारा दिन मैं मेहनत करता हूँ तो गुरु घर अपनी कमाई का हिस्सा क्यों दूँ। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की औकात कुछ भी नहीं है, सब कुछ मालिक की मर्ज़ी से ही होता है। हमें क्या मिलेगा और हम क्या खोते हैं, ये सब कुछ मालिक की मर्ज़ी से ही होता है। लेकिन कई बार हम खुद पर अहंकार करने लगते हैं। मालिक किसी के साथ ज़बरदस्ती उसकी कमाई का हिस्सा कभी नहीं मांगता, लेकिन इसको हमें अपना एक फ़र्ज़ समझकर परमार्थ में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मालिक की याद में बैठने से और परमार्थ के काम करने से हमारे ऊपर आने वाला भारी समय बहुत हल्का हो जाता है। अच्छे कर्म करने से वो मालिक सूली का शूल बना देता है। आज अगर मैंने अपनी मम्मी की बात सुनकर मालिक की याद में समय दिया होता और कमाई का कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाया होता तो शायद ये जो मेरे ऊपर इतना भारी समय आया है ये हल्का सा रूप लेकर मेरे ऊपर आता। साध संगत जी, सद्गुरु हमें कभी नहीं कहते कि उसके घर आओ और कुछ ना कुछ देकर जाओ, लेकिन हमें एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर हम परमार्थ के काम में कुछ हिस्सा देते हैं तो मालिक किसी न किसी रूप में हमें सूद समेत वो लौटा ही देता है। हमें तो मालिक के बहाने में रहकर अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ।
आपसे एक बार फिर से विनती है जी, अगर साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।